नमस्कार दोस्तों। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो सैलिएंट फीचर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हमने क्लास 1 ली थी और क्लास 2 ली थी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट आ रहे थे कि सर इनके क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं क्लास जो थर्ड होगी उसमें फर्स्ट और क्लास सेकंड का जो है रिवीजन कराऊंगा। तो रिवीजन के रूप में ही मैं जो है इसको लेके आया हूँ, संविधान की आधारभूत विशेषताओं के क्वेश्चंस। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस कौन से दो मतलब फैक्ट्स पे बेस्ड मैंने रखे हैं, एक तो संसदीय प्रणाली पे और दूसरा संघात्मक ढांचे पे, जिस पे आरपीएससी फोकस करेगी। अगर ऐसी अप्रोच हम नहीं रखेंगे तो फिर हमारे खुद के लिए प्रॉब्लमेटिक है ये। किस किस पे? एक तो संसदीय प्रणाली पे, कौन सी प्रणाली पे जो क्वेश्चन पूछती है, संसदीय प्रणाली पे। और दूसरा किस पे पूछती है बताओ मेरे को? संघात्मक ढांचे पे। किस पे पूछती है? संघात्मक। इस दोनों के क्वेश्चन लाए हैं। बाकी जो क्लासेस के जो भी पॉइंट है वो मैं बीच बीच में आपको क्या कराता जाऊंगा, रिवीजन कराता जाऊंगा। क्लास को छोटी रखेंगे इसको थोड़ी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने पूछा है पहले किसी लेक्चरर के एग्जाम में। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? मैंने कहा कि क्या कहा था, सैलिएंट फीचर आते ही शासन प्रणाली पे फोकस करना है। किस प्रकार की शासन प्रणाली दिख रही है बताओ मेरे को? लोकतंत्रात्मक। देखो पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने कहा था कैसे आते हैं, समझ आधारित। समझ अगर डेवलप है, 5 में से 3 क्वेश्चन तो समझ से ही हो जाएंगे, अगर पॉलिटी का बेसिक हमें आइडिया है तो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को इस तरीके क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्लास हम एमसीक्यू के ले रहे हैं तो क्वेश्चन को पकड़ना आना चाहिए। भारतीय संविधान में एक एक पॉलिटी का एक एक वर्ड पॉलिटी में जो है इंपॉर्टेंट होता है। किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? देखो पहला लोकतंत्रात्मक, दूसरा अध्यक्षात्मक, संसदीयात्मक या संसदात्मक, और अर्धलोकतंत्रात्मक। तो देखो कितना मतलब कंफ्यूजिंग टाइप हमको जो है ये क्वेश्चन कर रहा है। ऐसा ही पेपर में होगा, तो अभी से यही सोचना है कि यार पेपर देने बैठे हैं तो पेपर देने बैठे हैं तो देखो फर्स्ट लोकतंत्रात्मक। कि लोकतंत्रात्मक मतलब जिसमें जनता का, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? जनता का शासन। तो भारत में जनता का जो है शासन। दूसरा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक है क्या? अध्यक्ष, मैंने कहा था शासन प्रणाली 2 तरह की होती है, एक तो संसदीयात्मक और एक अध्यक्षात्मक पिछली क्लासेज में। अध्यक्षात्मक कहाँ है? अमेरिका में। ऐसे है अगर याद रखना चाहो तो, वैसे इतना कोई है नहीं। दूसरा एक तो कौन सी है? संसदीयात्मक शासन प्रणाली, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, जिसको कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। कौन सा? कैबिनेट जो प्रणाली, जिसको उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं, हमने पिछली क्लासेस में देखा था। दूसरा मतलब अध्यक्षात्मक। कौन सा? अध्यक्षात्मक। इंडिया में किसकी शासन था, मतलब किसका उपनिवेश था? भारत ब्रिटेन का, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। अध्यक्षात्मक, जहाँ अध्यक्ष ही सब कुछ, राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? यूएसए का कॉन्सेप्ट है। तो अध्यक्षात्मक तो है नहीं भारत में, तो अध्यक्षात्मक तो सीधा सीधा गया। अर्ध लोकतंत्रात्मक कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं। क्वेश्चन में डाउट कहाँ आया कि यार इंडिया में लोकतंत्रात्मक भी है और संसदीयात्मक भी है, लेकिन पूछा क्या है? शासन प्रणाली। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन देखेंगे तो ज्यादा मतलब उपयुक्त पॉलिटी में ये भी देखा जाता है कि कौन सा ज्यादा उपयुक्त, कौन सा ज्यादा उपयुक्त दिख रहा है? संसदीयात्मक शासन प्रणाली। अब घुमा के कैबिनेट सिस्टम, उत्तरदायी सरकार, कुछ भी दे सकता है, घूमना नहीं है, ऑप्शन आते ही टिक लगा देना है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सेकंड देखो, अब संसदीयात्मक, फर्स्ट पढ़ना हमें समझ में आया भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीयात्मक शासन प्रणाली। आप और भी किसी भी जो पढ़ा रहे हैं दूसरी जगह आप देखना, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हमको कहीं भी दिखे तो उनको करना है वहां से हमें। अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं और हमको मूल अधिकार वगैरह इस टाइप के जो फैक्चुअल टाइप सीधे सीधे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वो तो हम खुद भी याद कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अप्रोच पे हमको क्या करना है? जानना है। अगर कहीं भी हमको इस तरीके की अप्रोच दिखे तो उसको वहां से हमको गेन करना है। क्या करना है? गेन। कहीं भी यूट्यूब वगैरह हो या किसी भी बुक में अगर इस तरीके की अप्रोच हमें दिखे तो हमारे को जो है वहाँ यही समझाने के लिए मैं ये क्या लाया हूँ, क्वेश्चन लाया हूँ। तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, अब देखो संसदीय व्यवस्था वाली, भारत में कैसी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था। पिछला क्वेश्चन किया तो यार इस संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है? मैंने पहले ही कहा था, इसमें क्या बनाया था अपन ने? एक बड़ा घोड़ा जिसको विधायिका बोला था, लेजिस्लेटिव।
क्या बोला था, लेजिस्लेटिव। अभी खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। और एक छोटा घोड़ा जो है हमने बनाया था, जिसमें हमने कार्यपालिका को रखा था, जिसमें हमने किसको रखा था, कार्यपालिका को रखा था। ठीक है, तो विधायिका का ये जो हिस्सा कौन होती है, कार्यपालिका होती है। अभी और रिवाइज कर लेंगे, विधायिका क्या होती है और कार्यपालिका। ऐसा घोड़ा याद आ जाना चाहिए कि विधायिका ये पूरी क्या है, विधायिका, इसमें से ही किसको लिया गया है, कार्यपालिका को लिया गया है। ठीक है, तो यही तो संसदीय शासन प्रणाली एक तरीके से। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हम देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली आते हैं, ऐसा घोड़ा पहले तो याद आना चाहिए हमको। बड़ा घोड़ा बनाया, उसमें विधायिका लिखा बाहर और अंदर क्या लिख दिया, कार्यपालिका लिख दिया। ठीक है, अब देखो, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। देखो शब्द वर्डिंग, पॉलिटिकी वर्डिंग। अब इस एक सभी ने, कौन से शब्द ने, सभी ने पूरा गेम चेंज कर दिया इस लाइन का। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ये लाइन पढ़ते ही पहला तो दिमाग में प्रश्न ये है, यार ये संसद क्या है, किसमें पूछ रहा है, संसद के सभी राजनीतिक। अब संसद क्या है, तो संसद हमने पढ़ाई है कि भाई लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर ये तीनों मिल जाए तो इसको भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 बोलता है, संसद है ये क्या है, संसद। तो संसद में जितने भी दल है, संसद में जितने भी दल है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो। संसद में जैसे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, ममता बनर्जी वाली टीएमसी भी है, साउथ की बहुत सारी पार्टियां हैं, आंध्र प्रदेश वाली जो है टीडीपी भी है। कौन सी है, टीडीपी भी है, नीतीश कुमार जी की जेडीयू भी पार्टी है। अगर नाम याद नहीं है तो भी थोड़ा बहुत हमें ऐसे नॉलेज, जैसे अपन करंट देखते हैं तो उसमें आता रहेगा। तो सभी राजनीतिक दल का किसमें प्रतिनिधित्व होता है, सरकार में। है क्या, बताओ। पहली बात, सभी शब्द बोलते ही ये जो है गेम चेंज हो गया है। यहाँ सभी नहीं लिखता तो कथन सही था। देखो हम पढ़ते नहीं है अगर ध्यान से, तो ऐसा गड़बड़ होने लगती है, फिर कहते हैं पॉलिटिक्स हमारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो अब बताओ मेरे को, कांग्रेस का भी सरकार में प्रतिनिधित्व है क्या, सरकार, केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व कहीं दिखता है क्या कि भाई कांग्रेस पार्टी के इसको मिनिस्टर बनाए। पहली लोकसभा में ऐसा हुआ था, मतलब अब भी है क्या, वर्तमान में सभी राजनीतिक दलों का नहीं है, कांग्रेस का कोई मिनिस्टर वगैरह है नहीं। दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन में बैठी है, जो विपक्ष में बैठी है, जो सरकार में नहीं है, उनका नहीं है। तो पहली बात तो बताओ क्या हो गई, मेरे को गलत हो गई, क्या हो गई, गलत। दूसरा देखो, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। कौन है, सरकार। सरकार का मतलब क्या, कार्यपालिका। सरकार का मतलब क्या, कार्यपालिका। हमारे संविधान का एक बहुत सुंदर सा अनुच्छेद है, हमारे संविधान का बहुत सुंदर सा क्या है, अनुच्छेद, जिसपे आरपीएससी को वो सुंदर सा है, इसलिए आरपीएससी को भी जो है वो क्या लगता है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। क्या लगता है, बहुत ज्यादा जो है सुंदर लगता है। तो देखो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 75(3). कौन सा अनुच्छेद, 75(3). वो 75(3) क्या कहता है, देखो 75(3) आरपीएससी का फेवराइट अनुच्छेद, ये यही कहता है कि जो सरकार है, यानी जो कार्यपालिका है, कौन सी पालिका, कार्यपालिका, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये मैपिंग दिमाग में, ये शब्द, एक तो वो वाला घोड़ा और ये वाला घोड़ा, ये हमारे संसदीय प्रणाली आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। अंदर बताओ यहाँ क्या लिखूं, खुद बताएंगे आप सभी, जो है कार्यपालिका लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विधायिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विधायिका। तो कार्यपालिका इस पूरी की पूरी विधायिका का हिस्सा है कि नहीं है, है। पहली बात तो ये निकल के आई, पहली बात तो ये निकल के आई। दूसरी बात, सुंदर सा अनुच्छेद, कौन सा, 75(3), यही कहता है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब तुम तो सीधा सीधा समझ लो सरकार। क्या समझ लो, सरकार। तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। किसके, लोकसभा के। सरकार में कौन कौन है, मान लो एग्जाम्पल के लिए पीएम है हमारे, सरकार में बैठे हैं कि नहीं बैठे, बैठे हैं। जैसे मंत्रिमंडल, अमित शाह जी या रवनीत बिट्टू जी या और जयशंकर प्रसाद जी जो हमारे विदेश मंत्री है, ये सरकार में है कि नहीं है, है ये सरकार में। ये सारे के सारे जो मंत्रिमंडल वगैरह वाले हैं, इनको बहुमत कहाँ साबित करना पड़ता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। चुनाव किसके कराते हैं हम, वोट देने किसके जाते हैं, लोकसभा के वोट देने जाते हैं। तो लोकसभा में इनका हमेशा क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। ये लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, लोकसभा। हमें कैसे पता चलता है, सुंदर सा अनुच्छेद ये बात कहता है। कौन सा सुंदर सा अनुच्छेद है, 75(3) है। यही तो संसदीय प्रणाली है, यही तो कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका यानी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के। अब कभी कभी इस लोकसभा को संसद लिख देते हैं।
अगर संसद भी लिखा और लोकसभा भी लिखा तो लोकसभा को सही करके आना है, क्योंकि संसद में तो राज्यसभा भी आती है, राज्यसभा के प्रति थोड़ी उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति। राज्यसभा में बहुमत नहीं रहे ना अगर सरकार का, तो भी सरकार चलती रहेगी। लेकिन लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है, इसमें बहुमत नहीं है, लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है तो क्या होगा बताओ मेरे को? सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू मान लो या किसी भी थ्रू सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये बात ध्यान रखनी है। कौन कहता है हमें? 75(3)। ठीक है, सरकार का मतलब कार्यपालिका। तो एक लाइन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो सीधा सीधा माइंड में बिठा लो कि सरकार यानी कार्यपालिका, सरकार यानी कार्यपालिका, ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन बोलता है? 75(3) बोलता है। कौन बोलता है? 75(3) हमें ये बात बोलता है। लोकसभा की जगह अगर संसद लिख दिया तो चलने दो यार, कुछ नहीं है। संसद सही तो नहीं है क्योंकि उसमें राज्यसभा भी है, लेकिन अगर लोकसभा नहीं लिखा तो उसको संसद को सही मान लो। संसद के द्वारा बताओ सरकार हटाई जा सकती है कि नहीं हटाई जा सकती? यानी लोकसभा के थ्रू बिल्कुल हटेगी, विधायिका के थ्रू। बहुमत नहीं है तो क्या होगी? हटेगी। क्या जनता हटा सकती है क्या? मैंने वोट अभी दे दिया या आपने सबने वोट दे दिया, अभी हम चाहे कि हमारे किसी मंत्री को हटा दें, अपन हटा सकते हैं क्या? किसी पीएम को हटा सकते हैं क्या? अब जनता भले ही बोलते हैं जनता का शासन है, सब कुछ है, लेकिन जनता खुद शासन नहीं करती। जनता प्रतिनिधियों को चुनती है। हम एमएलए को चुनते हैं, हम एमपी को चुनते हैं। तो जनता सीधा अगर कथन देवे कि जनता हटाती है या संसद हटाती है तो किसको सही मानेंगे? खुद सोचो, किसको सही मानेंगे? संसद को, कि संसद में जो हटता है, किस में हटता है? संसद में हटता है। तो देखो कितना, अभी इनमें क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको अच्छे से समझ रहे हैं। तो सरकार देखो संसद के प्रति, यहाँ संसद लिख दिया इसने। संसद की जगह ज्यादा सुंदर क्या होता अगर लोकसभा लिखता, 75(3) लिखता, कि वो सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल का, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। क्या है? उत्तरदायी। कौन कहता है? 75(3) कहता है। कौन सी प्रणाली इसको कहते हैं? इसको ही सर संसदीय प्रणाली कहा जाता है। तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। बात थोड़ी सही लग रही है। अगर लोकसभा कहीं नहीं लिखा हुआ है तो बिल्कुल। और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बताओ संसद हटा सकती है कि नहीं हटा सकती? हटा सकती है सर। अगर संसद में यानी लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। पहला कथन तो सही था। दूसरा कथन क्या है? सही है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है यानी चुनी जाती है। थोड़ा थोड़ा ये बात सही लग रही है। और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। लोग सीधे नहीं हटा सकते। देखो कौन हटाती है? संसद हटाती है। लोग, अभी मैंने कहा था हटा सकते हैं कि अपन अभी नहीं हटा सकते। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हटाते हैं। और वो चुने गए प्रतिनिधि बैठते कहाँ है? संसद में। यानी हटाती कौन है? संसद। देखो कितना घुमा रहा है प्रश्नों को। जानबूझ के जो है मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लाए ताकि हमारा माइंड जो है थोड़ा ओपन होने लगे। पूरे का पूरा जो है पॉलिटी का यही खेल गेम है। पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो थोड़ा समझना है। ठीक है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित, यहां तक तो सही है, लेकिन उनके द्वारा हटाई जा सकती है नहीं। कौन, किसके द्वारा हटाई जाती है? संसद के द्वारा। तो ये सही है। ये थोड़ा थोड़ा हमें गलत लग रहा है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। अभी तो पढ़ के हैं यार, हटा सकते हैं अगर कहां पे बहुमत नहीं हो? लोकसभा का। कहां पे बहुमत नहीं हो? लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन से हमें जो निष्कर्ष निकल के आया है, जो मक्खन निकल के आया है, वो मक्खन क्या है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 75(3) कहता है कि जो सरकार है वो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति एक तरीके से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बोलते हैं। यानी पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद वो पूरा का पूरा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये इस से जो है क्वेश्चन से निकल के आया। पिछले क्वेश्चन को हमारे देश में कौन सी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था। 75(3) से हमें पता चलता है। और क्या पता चलता है कि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों बातें समझ में आई या नहीं आई? आ गई। आगे देखो, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है। अभी कहा था हमारे देश में अध्यक्षीय प्रणाली या संसदीय प्रणाली? संसदीय प्रणाली। मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। जैसा का जैसा उतार लिया क्या? सर आपने तो कहा था कार्बन कॉपी बिल्कुल नहीं है। अम्बेडकर साहब ने कहा था हम तो यहाँ के हिसाब से ही हैं। भले ही श्रीनिवास जी ने घड़ाई कह दिया हो हमको, क्या कह दिया हो कि जो है भाषा वस्तु दोनों में ही जो है 1935 के अधिनियम की कॉपी है हमारा संविधान।
आइवर जेनिंग्स ने खूब कह दिया कि पाठों को ऐसा का ऐसा उठा लिया है, लेकिन हमने तो हमारे हिसाब से जो है उसको ढाला है। क्या किया है? ढाला है। तो देखो संसदीय प्रणाली की जो मोटी विशेषता है वो तो कौन कहता है? 75-3 कहता है। कौन कहता है? 75-3। और संसदीय प्रणाली की कौन सी जो है विशेषता मतलब हमको दिखती है? देखो वास्तविक और नाममात्र की दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। कार्यपालिका किसको बोलते हैं बताओ मेरे को? 3 शब्द बताए थे ना मैंने। कौन कौन से 3 शब्द बताए थे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। कोई भी विधि बनाना, कानून बनाने का काम किसका है बताओ मेरे को? विधि, विधि शब्द से याद रख लो विधायिका। विधि शब्द से याद क्या रखना है? विधि, यानी विधि बनाने का काम विधायिका का। लागू करने का काम किसका? देखो कार्य कर रहा है यानी कार्यपालिका का। किसका? कार्यपालिका का। यही एक तरीके से किसका रूप है? सरकार का। यही इसके प्रति उत्तरदायी होती है यानी लोकसभा के प्रति। कौन कहता है? 75-3 कहता है। और बताओ मेरे को, कानून को जो है टेस्ट करने का, जो भी कानून बनाया उसकी जांच करने का, पड़ताल करने का काम किसका? जुडिशरी का। तो ये कार्यपालिका का कितने प्रकार बताए मैंने बताओ मेरे को? कार्यपालिका के 2 प्रकार हमने बताए थे, नाम मात्र की और वास्तविक। एक तो केवल साइन चलते हैं, पढ़ते हैं, 53 अनुच्छेद, अनुच्छेद 77। 53 कहता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति साहब में होती है। 77 कहता है उनके साइन बिना कुछ, सारे उनके साइन से काम किए जाते हैं। केवल साइन ही है, नाम मात्र की पावर है। असली पावर किसके पास है बताओ मेरे को? जो वास्तविक पावर है वो पीएम के पास है। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है? संसदीय प्रणाली। पूछ लेगा निम्न में से कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? अब तक पूछा गया संसदीय प्रणाली क्या है, अब पूछ लेगा कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये पहली विशेषता बताओ है कि नहीं है? है वास्तविक यानी पीएम, और नाम मात्र की यानी कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दोनों प्रकार की होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली अभी तो बताया 75-3। अभी तो कौन सा अनुच्छेद बताया? 75-3 हमने बताया। अब देखो थोड़ा लगे हाथ, 75-2 भी आपको जो है मैं बता देता हूँ। 75-1 भी बता दूँ लेकिन वो भी प्रधानमंत्री का अलग है थोड़ा। 75-2 में देखो 5 अंगुलियों से, और हाथ कितने हैं? 2। इससे क्या दिया जाता है? प्रसाद। भूले कभी नहीं भूलेंगे हम। 5 अंगुलियां बनाओ और कितने हाथ बनाओ? 2। दोनों हाथ रहे प्रसाद देगा। ऐसे एक हाथ से नहीं देते। किसी भी महाराज के पास जाएंगे तो महाराज ऐसे देते हैं प्रसाद, कभी भी देख लेना भले ऐसे। 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियां और दोनों हाथ, और 7 की लाइन है। तो 75-2 क्या देते हैं? प्रसाद। तो ये मंत्री परिषद वगैरह होती है, ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंती रहती है। ये कौन कहता है हमको? अनुच्छेद 75-2 कहता है। 75-3 क्या कहता है? संसदीय प्रणाली की बात करता है। किसकी बात करता है? संसदीय प्रणाली की। 75-2 प्रसाद वाली की राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंती है रहते हैं। थोड़ा सा इसको और हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो सामूहिक उत्तरदायित्व है कि नहीं है? किसके प्रति? पूरा का पूरे सारे उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है, वो हम राष्ट्रपति में देखेंगे अलग से। 75-2। आगे देखो द्विसदनीय विधायिका। विधायिका यानी जहां विधि बनती है। विधायिका में क्या पढ़ा हमने? लेजिस्लेटिव यानी संसद, 3 भाग, अनुच्छेद 79। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो 2 सदन है कि नहीं है? है। हमारे यहाँ पे भी है और ब्रिटेन में भी है। वहां पे भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स ऐसे। हमारे यहाँ लोकसभा और क्या है? राज्यसभा है। तो ये सदनीय व्यवस्था वाला सही है, ये भी सही है। वास्तविक नाम मात्र की न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन तो मेरे ब्रिटेन के संविधान में है ही नहीं। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। प्रस्तावना कहाँ से ली? अमेरिका से। बताओ मेरे को राइट्स कहाँ से लिए? मूल अधिकार कहाँ से लिए? मूल अधिकार अमेरिका से। कर्तव्य कहाँ से लिए? कर्तव्य लिए रूस से। कहाँ से लिए? रूस से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? नीति निर्देशक तत्व लिए आयरलैंड के संविधान से। वापस रिवीजन में कहा है, ये रिवीजन कराएंगे। तो ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी इस विधायिका ने कोई विधि बनाई, इसको जांच करने को, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ये ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये कहाँ का है? अमेरिका का है। तो इसमें बताओ भिन्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। आगे देखो निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? बहुत बार हम इस नहीं को नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी में कुछ कर देते हैं। मैंने कर दिया था इसमें ग्रेड 1 के हिस्ट्री के एग्जाम में कोई ऐसा नहीं का आया और जल्दबाजी में फर्स्ट ऑप्शन ही वो ऐसा देता है जिससे हमको हो जाए। तो ऐसे प्रैक्टिस करते मतलब हम करते रहेंगे तो सीधा जाते ही क्वेश्चन को देखते इस पे क्या बनाएंगे हम? गोला बनाएंगे ऐसे।
कि नहीं, फिर हमको पता चलेगा कौन सी नहीं है, बताओ मेरे को। संसदीयात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। अब तो दिख ही रहा होगा कौन सी नहीं है, बताओ मेरे को। अध्यक्षात्मक, ये कहाँ की है? यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की। संसदीयात्मक है कि नहीं है? कौन से अनुच्छेद बताता है हमको? 75(3) बताता है। इसका मक्खन क्या है निकाल करके, कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के। कौन कहता है? 75(3) कहता है। स्वतंत्र न्यायपालिका है कि नहीं है? हमारे है स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक सरकार, पिछली क्लासेज में इतना पढ़ा है कि भाई भारत का जो ढांचा है वो कैसा है? संघात्मक ढांचा। अभी संघात्मक एकात्मक के भी हम क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि भाई संघात्मक पिछली क्लास में पढ़ गए हैं। संघात्मक का मतलब आता है माइंड में क्या आना चाहिए? शक्तियों का वितरण। किसका वितरण? शक्तियों का वितरण है कि नहीं है? केंद्र में और राज्य में। किसमें? केंद्र में और राज्य में शक्तियों का वितरण है। तो आंसर क्या हो गया? अध्यक्षात्मक हो गया। यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल नहीं है, राष्ट्रपति का शासन नहीं है। जहाँ राष्ट्रपति का शासन हो उसको अध्यक्षात्मक कहते हैं। यहाँ तो क्या है? नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका है। जो असली पावर रहती है वो पीएम के पास, यानी वास्तविक कार्यपालिका के पास रहती है। तो बताओ मेरे को, पीएम कार्यपालिका का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद हुई कि नहीं हुई? कार्यपालिका का हुआ। राष्ट्रपति अभी बताया, नाम मात्र की कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का वो क्या है? हिस्सा है। और कौन है? हम अगली क्लासेस में देखेंगे कि महान्यायवादी वो भी कैसे होते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में देखो, ऐसा ही क्वेश्चन देगा वो। संसदीय शासन प्रणाली, अब ये शब्द आते हैं हमको, कौन सा अनुच्छेद याद आता है? 75(3). कुछ बातें भी हमको समझ में आती है। कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? अब देखो, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं? बताओ मेरे को। मंत्रिमंडल के सदस्य, जैसे रवनीत बिट्टू जी मंत्रिमंडल के सदस्य। कौन? रवनीत बिट्टू या जयशंकर जी। मंत्रिमंडल मतलब मैंने पहले ही कहा था, एक तरीके से वो किसके पार्ट हो गए? कार्यपालिका के। किसके पार्ट हो गए? मंत्रिमंडल यानी सरकार। मंत्रिमंडल का मतलब क्या? सरकार। और सरकार याद आते हैं हमको, क्या याद आती है? कार्यपालिका। गोला का याद करो, ये रहा। और ये रहा संसद पूरी की पूरी, यानी विधायिका। विधायिका में ये रही सरकार, ये रही क्या? सरकार। है कि नहीं है? बताओ इसका हिस्सा। संसद का मंत्रिमंडल के सदस्य हिस्सा होते हैं। ये गोला याद आना चाहिए, तो आना चाहिए, तो ये सही बात है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे पद पर बने रहते हैं। अभी तो बोला 75(3) कि मंत्रियों को विश्वास होना चाहिए संसद का। संसद में भी किसका? लोकसभा का। अगर लोकसभा में विश्वास नहीं है, विश्वास खोने का मतलब क्या? बहुमत खोना, कि भाई मेरे इतने आदमी होने चाहिए, 50% से एक ज्यादा, उतने आदमी नहीं है, तो विश्वास खो दिया। किसका विश्वास खोया? लोकसभा का। किसका? लोकसभा का। जब लोकसभा का अगर विश्वास खो दिया तो फिर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद बने रहने का अधिकार नहीं है। 75(3) ये बात भी कहता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात तो क्या है? अब देखो, यहाँ कभी संसद और लोकसभा भी दे देवे ना, तो लोकसभा वाले को करके आना है। वैसे तो ये कथन देखा जाए तो कंप्लीटली क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि संसद में तो फिर राज्यसभा भी आती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है? लोकसभा। क्या? लोकसभा। दूसरा, राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। बताओ राज्य का अध्यक्ष कौन है? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, हमें कौन याद आता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का कभी देखा है क्या कि अध्यक्ष होता है, सारे मंत्रियों को बुला के उनकी बैठक लेता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष पीएम होता है। कौन होता है? पीएम, सारे मंत्रियों का अध्यक्ष। तो ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये कथन जो है कौन सा है? 1 और 2 इसमें सही है। और संसद में भी किसका विश्वास प्राप्त होना चाहिए? लोकसभा का। किसका? लोकसभा। क्या ये बात समझ में आई क्या? इसमें जो कीवर्ड है वो इस गोले से है कि संसद के क्या होने चाहिए? हिस्से होने चाहिए सरकार वाले। जब भी तो रवनीत बिट्टू जी को कहां से भेजा? राज्यसभा में। लोकसभा चुनाव हार गए तो कहां से भेजना पड़ा? राज्यसभा से भेजना पड़ा। कहां से भेजना पड़ा? राज्यसभा से भेजना पड़ा। ये चीजें। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र मतलब लोकतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में जो है संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है। तो बिल्कुल है, संविधान के हिसाब से देश में रूल चलता है। लोकतंत्रात्मक सरकार है कि नहीं है? है। बताओ विधि का शासन है कि नहीं है? हमारे को अनुच्छेद 14 बोलता है कि विधि के समक्ष समता है। और विधि का यहाँ पे क्या है? रूल ऑफ लॉ। ये कहाँ से लिया गया है? बताओ। विधि का शासन का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। सत्तावादी सरकार मतलब सत्ता पूरी ये से सरकार के पास ही। बिल्कुल गलत कथन है ये। सत्तावादी सरकार यहाँ पे नहीं है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सत्तावादी। संविधान संगत सरकार।
है कि नहीं है? संविधान संगत मतलब संविधान के हिसाब से सरकार चलती, बिल्कुल चलती है। कोई भी डिसीजन खुद के हिसाब से थोड़ी लेती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से लेती है। लोकतांत्रिक सरकार है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुना जाता है। शासन किसका है? रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। कहाँ से लिया गया है विधि का शासन? ब्रिटेन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। तो उत्तर क्या आ गया इसमें? डी आ गया। आंसर क्या आ गया इसमें? डी आ गया। आगे देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार, प्रस्तावना की क्लास में देखोगे तो अगली क्लास अपन लेंगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा हम भारत, प्रस्तावना में सबसे ऊपर ऊपर हम भारत के लोग। तो भारत के लोग यानी सत्ता कहां से मिल रही है? प्राधिकार। प्राधिकार को अगर पॉलिटी का वर्ड है, ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, सत्ता को समझ लेना अपन को भाई। भारत सरकार, केंद्र सरकार, इनको सबको सत्ता, सरकार को मतलब कि सत्ता कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है? राष्ट्रपति देता है क्या कि लो थोड़ी सी पावर ले जाओ, कि पीएम देता है लो थोड़ी सी पावर ले दे जाओ? सत्ता तो विषयों पे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, विषय डिवाइड है इनके। अनुच्छेद कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 246 बोलता है कि इनके विषय, केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के विषय क्या है? 3 सूचियों में। कितनी सूचियों में? 3 सूचियों में जो है विभक्त है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 246 अनुच्छेद कहता है। तो मतलब कहाँ से पावर मिल रही है? राष्ट्रपति जी से मिल रही है क्या? किससे मिल रही है? संविधान से मिल रही है। अनुच्छेद कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। तो संविधान से मिलती है। ये नहीं कि संसद करे आओ। देखो संसद कौन सी पावर देती है? संसद का काम क्या होता है? विधि बनाना। पावर कौन देता है? विधि बना करके कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एक तरीके से अमेंड करना, संशोधन करना। ये सारी की सारी पावर है किसकी? संसद की। बट पावर मिल कहाँ से रही है? किसी को भी पावर मिलती है संविधान से। तो देखो इसमें आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न इसको करते हुए, यार संसद से तो कहीं सत्ता नहीं मिलती, ऐसे आ सकता है। तो संविधान की क्या है हमारे यहाँ? सर्वोच्चता। सबका जो बॉस है वो कौन है? संविधान है। सभी विधियों में अगर कोई विधि सर्वोच्च है तो वो विधि कौन सी है? संविधान है। कौन सी है? संविधान। तो ये बातें समझ में आ गई। तो ऐसे इसको थोड़ा देख लेना है। आगे देखो, कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? दर्शन मतलब ऐसी बातें अपन ने दर्शन पढ़ते टाइम पहले पढ़ा था ना, मतलब कि भारतीय संविधान के दर्शन देखो हमको मूल अधिकार में दिखते हैं। दर्शनात्मक भाग मूल अधिकार, और क्या देखा था? नीति निदेशक तत्व देखे थे हमने दर्शनात्मक पक्ष में। बताओ मूल अधिकार कौन से भाग में थे? तीसरे भाग में थे। नीति निदेशक तत्व कौन से में थे? चौथे में थे। क्या कुछ अनुच्छेद अनुच्छेद याद कराए थे क्या? हाँ सर, मूल अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया था हमने? अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। कहाँ तक? 35 तक। और आगे जो प्रस्तावना क्लास लूंगा उसमें थोड़े इनको वापस याद कराऊंगा। नीति निदेशक तत्व के बताओ मेरे को कहाँ से? 36 से 51 तक। वापस बताओ मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ये कौन से पक्ष बताए मैंने? दार्शनिक पक्ष। अब ये देखते ही मैं बताऊं, पूछूं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करते हैं? मूल अधिकार करते हैं या नीति निदेशक तत्व करते हैं? कौन करते हैं? नीति निदेशक तत्व। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कौन करते हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र की तो कौन करते हैं? मूल अधिकार करते हैं। सामाजिक और आर्थिक, उसमें हमने अच्छे से समझा था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की कौन करते हैं? नीति निदेशक तत्व करते हैं। तो बताओ कल्याणकारी राज्य का दर्शन है कि नहीं है? है। कहाँ दिखता है हमको? डीपीएसपी में, नीति निदेशक तत्वों में हमें दिखता है। समाजवादी राज्य है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। समाजवादी राज्य हमने तो जो है मूलभूत विशेषताओं में भी पढ़ा है, आगे प्रस्तावना में भी हम देखेंगे कि प्रस्तावना में अलग से लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे समाजवादी। तो राज्य कैसा है? समाजवादी। राजनीतिक समानता है कि नहीं है कि सब लोगों को समानता है? क्या यहाँ साम्यवादी राज्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये साम्यवादी राज्य क्या होता है? जैसे चाइना वगैरह में, इसमें जो है जो साम्यवादी का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूंजीवाद को बिल्कुल खत्म कर दो। पॉलिटी की क्लास में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटी की क्या प्रीएम्बल की जो प्रस्तावना की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि साम्यवादी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये तो हमको समझ आ रहा है हमारे देश में जो है एक तरीके से साम्यवादी राज्य नहीं है। ये अगली क्लास में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने का है, उसमें ऑटोमेटिक जो है क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। भारत में जो लोकतंत्र है इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का क्या है अधिकार है। यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व है। देखो अब
चारों ही जो है उत्तर क्या दिख रहे हैं हमको, सही दिख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। प्रजातंत्र, क्या प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र आते ही किसका शासन आएगा? मैं जानबूझ के इस तरीके का क्वेश्चन लेके आया हूं। ऑप्शन इसमें जो है सारे लग रहे हैं ऐसे, बातें सारी सही है। संविधान लिखित है कि नहीं है कठोर भी है, मौलिक अधिकार भी है, नीति निदेशक तत्व भी है, लेकिन पूछा क्या है? प्रजातंत्र किस पे है? तो प्रजातंत्र आते ही किस पे आ जाती है बात? जनता पे। किस पे आ जाती है? जनता। जनता सरकार को बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। हर 5 साल में जो उसके पास पावर है, जनता को के पास क्या पावर है? चुनाव, मतलब कौन से गवर्नमेंट को बनाना है, तो वो बदलने का और चुनने का, दोनों का क्या है? अधिकार प्राप्त है। इजी सा क्वेश्चन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, ये अभी आरपीएससी ने जो है पिछले लेक्चरर के एग्जाम में पूछा है, तो गणतंत्र अच्छे से मैंने समझा रखा है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का जो अध्यक्ष है, उसका चुनाव होता है, क्या वो निर्वाचित होता है। हेड ऑफ स्टेट कौन है? अनुच्छेद 53 कहता है। कार्यपालिका की शक्ति से हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है। कौन है? राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है। वंशानुगत है क्या? नहीं है। तो गणतंत्र आते ही यही बात, वंशानुगत वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अब देखो, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बात तो सही है ये। भारत में संसदीय शासन नहीं, ये तो बात ही गलत है। भारत राज्यों का संघ है, बिल्कुल राज्यों का जो है क्या है? संघ है। लेकिन पूछा क्या है? ये भी ध्यान रखना है, गणतंत्र पूछा है, तो गणतंत्र मतलब यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। कोई राजा वाजा का वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। किसका कॉन्सेप्ट नहीं है? राजा वाजा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बातें हमको क्या रहनी चाहिए? पता रहनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा बताओ मेरे को? सी आ जाएगा। आरपीएससी ने इसको लेक्चरर में किसी एग्जाम में पूछा है। निम्न में से किन से विनिर्धारित होता है? कि देखो, अब मैंने दो विशेषता बताई। संसदीय प्रणाली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ये थे। अब किसके क्वेश्चन लाया हूं? मैंने कहा था संघात्मक ढांचे का। किसका? संघात्मक ढांचे का। अभी सारे के सारे संघात्मक और एकात्मक, सारी विशेषताएं हमको याद हो जाएगी। संघात्मक का मतलब क्या बताया था? राज्यों में किसका वितरण? बताओ मेरे को। पिछली क्लासेज में हमने देखा था, जो हमने बारात की जो है अलग अलग डिसाइड किए थे कि यार कौन तो जो है बारात होता ही नहीं है वैसे, बारात होता है, तो बारात का कौन तो जो है क्या समझेगा, कौन सा काम कौन संभालेगा, टेंट का कौन संभालेगा, ऐसे ही अलग अलग वितरण करना। ये वितरण हो गया। क्या हो गया? वितरण। इसको मेन विशेषता तो यही है संघात्मक ढांचे की। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 246। ठीक है। संघात्मक ढांचा जो है, देखो पहली बात क्या है? संविधान लिखित है और अनम्य है। संविधान क्या है? लिखित है और अनम्य। अनम्य के शब्द आते ही क्या याद आएगा भाई? नम्य तो कठोर नरम होता है, अनम्य का मतलब कठोर है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में क्या होना? निहित होना। कौन सा अनुच्छेद कहता है? पिछली क्लासेज में हमने देखा है 248। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना। परिसंघीय नहीं होना। क्या नहीं होना? परिसंघीय नहीं होना। परिसंघीय नहीं होने का मतलब यानी संघीय नहीं है। संघ का मतलब क्या है? केंद्र कमजोर होना। केंद्र सरकार एक तरीके से कमजोर होना। ठीक है। तो बताओ मेरे को, केंद्र सरकार जो है कमजोर किस किस में? अब इसने पूछा क्या है? परिसंघीय नहीं है। देखो क्या पूछा है? परिसंघीय का उदाहरण नहीं है। तो परिसंघीय का उदाहरण कौन सा नहीं है? मतलब यानी परिसंघीय नहीं का मतलब कैसा हो गया? एकात्मक। कैसा हो गया? एकात्मक। मतलब केंद्र पावरफुल होना चाहिए उससे। कौन पावरफुल होना चाहिए? केंद्र पावरफुल। बताओ, संविधान लिखित और कठोर है, कठोर है लिखित है, तो केंद्र पावरफुल होगा क्या? केंद्र पावरफुल हो ही नहीं सकता। केंद्र तो जो उससे क्या होगा? कमजोर। लिखित है तो सारी बातें लिख रखी है कि यार ऐसे ऐसे सूचियों के हिसाब से क्या करो? काम करो। सूचियों के हिसाब से क्या करो? काम करो। कौन सी सूची? संघ सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियों के हिसाब से करो। तो ये तो सर किसका लक्षण है? ये तो संघात्मक ढांचे का है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये किसका है? ये भी संघात्मक का है। ये भी किसका है? संघात्मक का है। क्या और कुछ बताया था क्या? एकीकृत न्यायपालिका बताया था क्या? हाँ, एकीकृत न्यायपालिका मतलब एक, वो किसका है? एकात्मक का। न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो कुछ भी केंद्र सरकार ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। केंद्र कमजोर हुआ। केंद्र कमजोर हुआ तो एक तरीके से क्या होगा? संघात्मक ढांचा है। कैसा ढांचा है? संघात्मक। तो ये भी किसका उदाहरण है? संघ का। अवशिष्ट शक्तियां, बच्ची कुछ शक्तियां केंद्र में होना, तो केंद्र पावरफुल हुआ। अब केंद्र पावरफुल को एक तरीके से हम देखते हैं एकात्मक। क्या? एकात्मक। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण हो गया, तो केंद्र सरकार तो हल्की सी कमजोर हो रही है क्योंकि राज्यों को भी शक्तियां मिल रही है। ये संघ का है। तो बताओ इसमें ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। क्या? एक ही संघीय, इसमें एक ही बात हमको ध्यान रखनी है एकात्मक में। केंद्र कमजोर, पिछली क्लासेज में अच्छे से समझा था। केंद्र कमजोर हो गया मतलब क्या हो गया? बताओ मेरे को। संघीय।
केंद्र के पास पावर आ रही है बहुत ज्यादा, एकात्मक। इसमें क्लियर दिख रहा है हमको, कठोर है, चेंज नहीं कर सकती, केंद्र कमजोर हो रहा है, अनम्य का मतलब, तो ये इसमें ऑप्शन हो गया। आगे देखो, भारत का संविधान कैसा है बताओ, कठोर लचीला, न तो कठोर न लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कोई कोई जल्दी जल्दी में कर देगा, न तो कठोर मान लो, कठोर लचीला तो बिल्कुल अलग है, कि पूरा कठोर भी नहीं है पूरा लचीला भी नहीं। तो इसका मतलब ये है क्या कि न तो कठोर है नहीं लचीला है, ये कौन सी बात होती है यार, कि कठोर भी नहीं है लचीला। कुछ कुछ जो है अंशतः कठोर है, कुछ कुछ ऐसे, कठोर को क्या बोलते हैं बताओ मेरे को, ऐसे शब्दों में घुमा देगा हिंदी में, अनम्य। लचीले को क्या बोलते हैं, नम्य। बिल्कुल सही बात है। कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जो कठोर है, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग वाला प्रोसेस बहुत कठोर। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल इजी है, जैसे राज्यों की सीमा वीमा परिवर्तन करना, नए राज्य बनाना, ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो कौन सा उत्तर गया बताओ मेरे को, ये अंशतः कठोर वाला गया, कि भारत का संविधान कुछ कुछ इसमें प्रोविजन कठोर है और कुछ कुछ इसमें कैसे हैं, लचीले हैं। यानी इसलिए तो कहते हैं भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का क्या है, मिश्रण है। ठीक है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है बताओ, सामूहिक उत्तरदायित्व है कि नहीं है, अभी पढ़ के आए हैं, कौन सा, 75(3) है बिल्कुल। द्विसदनीय व्यवस्था है कि नहीं है, वहां भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका वहां भी है और यहाँ पे भी है। न्यायिक समीक्षा है क्या, न्यायिक समीक्षा को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का नहीं है, हम पहले पढ़ के आए हैं, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, यूएसए का। तो इस दृष्टि से जो है क्या हो गई बताओ मेरे को, भिन्न हो गई। क्या हो गई, भिन्न हो गई। मैंने एक अनुच्छेद संविधान संशोधन बताया था, 61वां संविधान संशोधन, किस किस को वो याद है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार से संबंधित है। पहले वोट देते थे तो मतलब कितनी एज होनी चाहिए थी, 21 होनी चाहिए थी। इस संविधान संशोधन से चेंज करके एज कितनी कर दी, 18। अभी कितनी है, 18। पहले दे ही नहीं सकते थे हम, 19-20 के जो भी है वो दे ही नहीं सकते थे 61वें संविधान संशोधन से पहले। अब देना 61वें संविधान संशोधन के बाद में ये हुआ है। आगे देखो, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बताओ। पिछले क्लास में देखा, संघीय प्रणाली एक, सीधा पूछे हमारे देश का संविधान कैसा है, संघात्मक ढांचा है कि नहीं है। लेकिन ताकड़ तोलिया, झुकाव किसकी तरफ है, साइंस में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूँ, इसका झुकाव किसकी तरफ है, एकात्मकता की तरफ। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जिसमें केंद्र क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो दो बातें हमेशा दिमाग में रखनी है कि भारत का जो ढांचा है संविधान वो कैसा है, संघात्मक है, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है, एकात्मकता की तरफ। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है। ये बात भी सही है कि नहीं है। केंद्र शक्तिशाली यहाँ है या नहीं है, एक शक्तिशाली संविधान निर्माताओं ने केंद्र की व्यवस्था की है या नहीं की है, बिल्कुल की है। क्यों की है बताओ मेरे को। अगर शक्तिशाली केंद्र नहीं होता तो हमारे 1950 के मतलब जो 47 के बाद की स्थितियां देखो कैसी थी। मैंने पहले ही कहा था, निजाम कहीं जा रहा है, जूनागढ़ कहीं जा रहा है, ऊपर जम्मू कश्मीर कहीं मतलब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको सबको कंट्रोल में लाने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना जरूरी था। तो एक संविधान में संघीय प्रणाली है, बिल्कुल है, उसने एक शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो ये बात भी सही है। अब देखो, दोनों ए और आर सही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों जो है ए और आर सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है और दूसरा कह रहा है स्पष्टीकरण है नहीं है। तो स्पष्टीकरण कैसे देखते हैं, इस बात को इससे लिंक करते हैं। उसने मतलब यानी शक्तिशाली केंद्र की रचना हुई है इसलिए संघीय प्रणाली है। स्पष्टीकरण आते यहाँ नीचे वाले लाइन को बोलनी है और एक शब्द बोलना है बीच में, इसलिए क्या बोलना है, इसलिए और कॉमन सेंस लगाना है। अगर कहीं भी स्पष्टीकरण का क्या है सवाल आया, आरपीएससी ला रही है ऐसे सवाल, ए और आर सही है, दोनों बातें सही है कि नहीं है, भारत में संघीय प्रणाली भी है और केंद्र कैसा है, शक्तिशाली है। हमको कैसे पता चलता है संघीय केंद्र शक्तिशाली? अभी तो अवशिष्ट शक्तियां बताई, 248 बताया, पिछली क्लास में आपने आपातकालीन प्रावधान बताए जिसमें केंद्र पावरफुल है, राज्यपाल की नियुक्ति बताई कि कौन करता है, केंद्र करता है। ये सब किसको प्रूव करते हैं कि केंद्र बहुत ज्यादा क्या है, मजबूत है। अभी हम और देखेंगे एकात्मक लक्षण में। तो मैंने कहा था स्पष्टीकरण में एक शक्तिशाली केंद्र की रचना है इसलिए भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली। स्पष्टीकरण हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। शक्तिशाली केंद्र का मतलब तो एकात्मक लिख दिया तो थोड़ा बहुत हम सोचते भी सही, इसने तो क्या लिख दिया, संघीय लिख दिया। और संघीय का मतलब तो केंद्र कमजोर होना होता है, एक तरीके से केंद्र की पावर को थोड़ी कमजोर होना। तो ये इसका सही स्पष्टीकरण लग रहा है क्या, किसी को लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। तो इसमें क्या आ गया बताओ मेरे को, बी आ गया। क्या आ गया,
बी इसमें उत्तर आ गया। आगे देखो, निम्न में से कौन एक भारत का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है मतलब संघीय लक्षण नहीं है तो कैसा लक्षण हो गया? एकात्मक लक्षण हो गया। कैसा हो गया? एकात्मक लक्षण हो गया। तो एकात्मक लक्षण और संघीय, संघीय केंद्र मजबूत, कौन? संघीय का मतलब केंद्र कमजोर, संघीय का मतलब क्या? केंद्र कमजोर। तो केंद्र कमजोर, देखो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बताओ बंटवारा हो रहा है कि तो संघीय लक्षण है या एकात्मक है? बंटवारा, एक की तरफ पावर जा रही है क्या? नहीं जा रही सर, बंटवारा हो रहा है। तो बंटवारा हो रहा है तो जो है कौन सी लक्षण हो गया बताओ मेरे को? संघीय लक्षण हो गया। कैसा लक्षण हो गया? संघीय। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, लिखित संविधान है, केंद्र पावरफुल है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो ही करना पड़ेगा, लिखा हुआ है वो ही करना पड़ेगा। तो किसका लक्षण हो गया ये? संघीय का। किसका लक्षण हो गया? संघीय का। इकहरी नागरिकता, कि भाई राज्यों को अलग से जो है नागरिकता नहीं है। हमने पहले भी देखा था कि राजस्थान की अलग नागरिकता, यूपी की अलग, ऐसा है कि हमने नहीं देखा, केवल इंडिया की नागरिकता मिलती है। तो इंडिया की नागरिकता मिलती है तो ये किसका लक्षण हो गया? एकात्मक का। किसका? एकात्मक। स्वतंत्र न्यायपालिका, कैसी न्यायपालिका? स्वतंत्र। जब न्यायपालिका स्वतंत्र है तो पहले कहा था कि चाहे जैसा डिसीजन ले सकती है केंद्र सरकार अगर संविधान से उल्लंघन करती है। तो ये किसका लक्षण हो गया? संघीय का हो गया। किसका हो गया? संघीय का। अगर इसी की जगह जो है एकीकृत न्यायपालिका देंगे तो वो किसका हो जाएगा? एकात्मक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एकात्मक का हो जाएगा। ऑप्शन क्या गया बताओ मेरे को? सी गया। क्या गया? सी ऑप्शन इसका चला गया। आगे देखो एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व है? कौन से तत्व? एकात्मक। एकात्मक आते ही क्या लिखेंगे बताओ? केंद्र मजबूत या पावरफुल? केंद्र सशक्त। केंद्र क्या करना है बताओ मेरे को? सशक्त। अब इन बातों को देखो, किस किस से तो केंद्र मजबूत होता है, किससे केंद्र कमजोर होता है बताओ? लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान। लिखित संविधान से केंद्र मजबूत हो रहा है या केंद्र कमजोर हो रहा है? कमजोर हो रहा है सर। लिखित अभी इतनी देर से समझा रहा हूं, तो इससे केंद्र क्या हो रहा है? एक तरीके से कमजोर। केंद्र कमजोर का मतलब कैसा लक्षण? संघीय। कठोर है, कठोर से भी जो है एक तरीके से कैसा हो गया? संघीय। संविधान की सर्वोच्चता, यानी सब कुछ संविधान ही है, केंद्र वेंद्र कुछ नहीं है, तो कौन? ये भी किसका लक्षण हो गया? संघीय का। क्या पिछली क्लास में कुछ ऐसा याद कराने के लिए बताया था क्या संघीय? बिल्कुल सर, आपने बताया था। जब संविधान की तीन बातें थी, लिखित संविधान, कठोर संविधान और सर्वोच्च संविधान, तीनों बातें किसकी है? संविधान। संविधान संविधान संविधान। पहला लिखित संविधान है, दूसरा कठोर संविधान है, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता है। ये तीनों लक्षण किसमें गए? ये तीनों गए संघात्मक में। किसमें गए? संघात्मक में। तो ये संघ। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल तो यार केंद्र का एजेंट होता है। किसका एजेंट? केंद्र का। यानी केंद्र के पास पावर आ गई, केंद्र के पास पावर आ गई तो बताओ ये किसकी लक्षण हो गया? एकात्मक का। किसका? एक। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, देखो एक दिन मैंने कहा था केंद्रीकरण को थोड़ा ऐसे इसको देख लेते हैं। एक तो होता है शब्द केंद्रीकरण, वृत्त बनाया, ये गोला नहीं है, वृत्त है। क्या है? वृत्त। हिंदी में उसमें गणित में देखते हैं, तो ये वृत्त बनाया चूड़ी जैसे, वृत्त में केंद्र बनाया, ये केंद्र केंद्र केंद्र, ये तो इसको ऐसा कोई भी, ये केंद्र खुद ही बैठा मोदी जी गवर्नमेंट। तो शक्तियां अगर इसी की तरफ जाए केवल, तो ये तो हो गया केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का उल्टा क्या है? विकेंद्रीकरण। अब शक्तियां अंदर भेजूं या बाहर भेजूं? बाहर। ऐसे ये लो राज्य सरकारों तुम भी लो, ये लो ग्राम पंचायतों तुम भी लो। कौन लो? ग्राम पंचायतों तुम भी ले लो, पावर ले लो ग्राम पंचायत के। विकेंद्रीकरण। क्या शब्द दिया बताओ मेरे को? विकेंद्रीकरण। क्या शब्द दिया? विकेंद्रीकरण। तो ग्राम पंचायतें वगैरह, ये बताओ लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का उदाहरण है या विकेंद्रीकरण का है? विकेंद्रीकरण का है, क्योंकि उनको भी क्या मिल रही है? पावर मिल रही है। लेकिन इसने क्या शब्द लिया? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्री मतलब केंद्र से पावर जा रही है, तो ये किसका लक्षण हुआ बताओ मेरे को? संघीय का। केंद्रीकरण लिख देता तो किसका होता है? एकात्मक। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का मतलब केंद्र के पास चला गया एक तरीके से मामला, क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। हमें कैसे पता चलता है? हमें अनुच्छेद 74 बताता है, जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमको। तो ये बताओ राष्ट्रपति के पास चला गया मैटर, यानी केंद्र के पास चला गया एक तरीके से। तो जो है इस मैटर का मंत्रिपरिषद से नहीं है, वो एग्जाम्पल के लिए बताया। तो ये बताओ एकात्मक का लक्षण है या संघात्मक का है? ये लक्षण एकात्मक का है। संवैधानिक संकट,
संविधान का संकट कहीं पड़ा था क्या? अनुच्छेद 356, कौन सा 356, राज्यपाल अनुशंसा कर देता है कि यार ये संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगा दो। राष्ट्रपति शासन लगाते ही सारी की सारी पावर केंद्र के पास चली गई। ये हमारे संविधान की एक अद्भुत विशेषता, हमने पढ़ा ही था। तो ये कौन सी, ये बताओ, केंद्र के पास चली गई तो क्या हो गया, इसमें एकात्मक हो गया। एक सर्वोच्च न्यायालय, एक कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय एक शब्द लिया है, इसलिए ये एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय का अलग अलग है, एक है, तो ये थोड़ा एकात्मक की तरफ जा रहा है। तो अब देखो पूछा क्या है, एकात्मक लक्षण। तो एकात्मक देखो, एक तो फोर्थ है, एक तो क्या है, फोर्थ है। तो देखो फोर्थ किस किस में, ये रहा फोर्थ, एक से ही हो गया एकात्मक। फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये वाला जो है। अब इसमें ये नहीं लगाएंगे, मान लो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे लगाएंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय फिर जो है किस में जाएगा, एक तरीके से संघात्मक में जाएगा। किस में जाएगा? संघात्मक में जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में एरर है। बाकी हमको ये, अगर इस क्वेश्चन को कर लिया ना, तो सारी संघात्मक और एकात्मक जो लक्षण है वो सारे के सारे हमको क्या आ जाएंगे समझ में। मैंने पिछली क्लासेज में भी अच्छे से समझाया, फिर इसी पे फोकस कर रहा हूँ, क्वेश्चन उठाएगा वो। और यही क्वेश्चन जो है डिसाइड करेंगे कि हम सेलेक्ट होते हैं या बाहर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं। कोई इतना मतलब रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, केवल इतना माइंड लगाना है कि केंद्र मजबूत हो रहा है, केंद्र कमजोर हो रहा है। मजबूत हो रहा है तो जो है एकात्मक है, केंद्र कमजोर हो रहा है तो संघात्मक है। आगे देखो, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर, संघीय व्यवस्था समझते हो, यानी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 246 अनुसूची 7, केंद्र को जो है कमजोर करना है। 3 संविधान की बातें हैं, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का जो है की प्रस्तावना करता है। बिल्कुल, हमारी जो व्यवस्था, अगर हमको कोई पूछे कि भारत में संघात्मक ढांचा है कि एकात्मक, अगर ऐसे ही निंदों में पूछे तो कोई ऐसा है क्या जो कह दे एकात्मक ढांचा? बिल्कुल नहीं। एकात्मक का भले मिश्रण हो, लेकिन शब्द हमको यही बोलना पड़ेगा कि हम क्या है, संघात्मक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एकात्मक झुकाव का सशक्त मिश्रण है, मैंने पहले ही कहा था, एकात्मकता की तरफ झुकाव एक नहीं है। हाँ बिल्कुल है। आप आपातकालीन प्रावधान की बातें करते हो, आप जो है संवैधानिक 356 की बात करते हो, मतलब, और आप राज्यपाल को एजेंट के रूप में बिठाते हो, कुछ जो है विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देते हो, तो ये सब किसके हैं? एकात्मक। आप अवशिष्ट शक्तियां 248 से बची कुछ शक्तियां जो तीनों सूचियों में नहीं आई, उनको किस में देते हो? मतलब कि केंद्र सरकार के पास देते हो, तो ये भी सही है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न। प्रभुता किसको बोलते हैं? प्रभुता का मतलब पावर। राज्यों के पास भी फुल पावर है क्या, जितनी केंद्र के पास है? क्या विदेश संबंधी मामला कोई दूसरे देशों से करना, रक्षा, कभी देखा राजस्थान में रक्षा विभाग है कि ये रक्षा विभाग, ये DRDO की तरह जो है साइंस में हम पढ़ते हैं वैसे, देखा है क्या? नहीं देखा। तो हर जगह जो है मतलब प्रभुता संपन्न नहीं है। राज्य विधायिकाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनमें प्रभुता संपन्न नहीं है, जैसे विदेश मामले हुए, रक्षा हुआ, ऐसा बहुत सारे हैं। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। विधायिकीय, यानी विधायिकीय अब समझ में आता है 79 वाला। वित्तीय यानी पैसों से संबंधित, और न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित है। न्यायिक शक्तियां, कभी देखा क्या यार, ये राज्य का हाईकोर्ट मान लिया कि ये राज्य का हाईकोर्ट और फिर इस पे केवल राजस्थान का ही है, ऐसे ऐसे कुछ है क्या हमारे? बिल्कुल नहीं है। हम तो पढ़ते हैं न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, जो कि एकात्मकता का लक्षण है। किसका लक्षण है? एकात्मकता। कभी भी विभाजित नहीं है न्यायपालिका कि राज्यों के हिसाब से ये विभाजित। हाईकोर्ट भले होंगे, वो तो बनाना पड़ेगा हाईकोर्ट तो किसी न किसी स्टेट में। विभाजित है क्या ये राज्य के हिसाब से कि राज्य के अंडर में या ऐसा कुछ है? वो तो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो तो क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये सारी की बातें हमको, न्यायिक शक्तियां वगैरह ये विभक्त नहीं है। क्या नहीं है? न्यायिक शक्तियां विभक्त नहीं है। तो केवल क्या हो गया? 1 और 2, कि भाई इससे एक ही चीज हमको समझने के लिए निकली कि भारत का जो मूल ढांचा है वो तो संघात्मक है, लेकिन उसमें किसका मिश्रण है? एकात्मक का। हमको कैसे पता चलता है? इतने सारे क्वेश्चंस करें एकात्मकता के, किसके? लक्षण के। आगे देखो, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। अब कोई कोई जो रहते ही है ना ऐसे, यार तुमने कह दिया तो क्या है? संघात्मक। लक्षण तो जो है किसके हैं? एकात्मक के हैं। किसके हैं? एकात्मक के। तो दोनों ही लग रहे हैं। तो कुछ कुछ जो है, जैसे केसी विलर ने कह दिया कि ये क्या है? न संघात्मक है, तो कैसा हो गया? अर्ध संघात्मक। मतलब न तो संघात्मक है और न क्या है? एकात्मक है। तो देखो स्पष्टीकरण का ऐसा आते ही मैंने क्या कहा? नीचे वाली लाइन को बोलना है। नीचे वाली लाइन को बोलो,
भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही क्या है, एकात्मक। फिर उसके बाद में मैंने कौन सा शब्द लगाने की बोला, नीचे वाले को लेके स्पष्टीकरण का शब्द आते हैं इसलिए, तो इसलिए बोलो भारतीय संविधान न तो संघात्मक है नहीं एकात्मक इसलिए, और आगे वाली लाइन बोलो इसलिए इसको क्या कहा, अर्धसंघात्मक। बताओ स्पष्टीकरण हुआ या नहीं हुआ, स्पष्टीकरण बिल्कुल सही हुआ है। तो देख लो किसमें जो है सही व्याख्या है, व्याख्या किसमें आ गई, ए में जो है इसकी व्याख्या आ गई। और ये किसने कहा था अर्धसंघात्मक, अभी मैंने कहा था कि ये किसने कहा, केसी व्हीलर ने कहा। किसने कहा, केसी व्हीलर ने जो है। थोड़ा सा हमारे को ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी रखना है क्योंकि वो परिभाषा से एक आधे क्वेश्चन लेकर के आता है। तो पिछली क्लासेस का कुछ जैसे मूल अधिकार वगैरह, नीति निदेशक तत्व वगैरह वो भी हमने जो है इसमें रिवाइज किए। प्रस्तावना वाली क्लास में जो है फिर से मैं जैसे अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, 25 से 28 क्या है, वो सारे वापस उनको रिकॉल करा दूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे संघीय संघात्मक ढांचे के, और दूसरा कौन सा, संसदीय प्रणाली का, इसको हमने अच्छे से क्या कर लिया है, इसमें रिवाइज कर लिया है। पिछले क्लासेस देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन कर लेना। इसकी पीपीटी जो है ऐप में मैंने पहले ही कहा था, लिंक भी जो है नीचे में डाल दूंगा। कई स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत आ रही है, एएलसी क्लासेस के लिंक पे देख लो, और जो है और किसी भी अपडेट के लिए नीचे पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल, उस टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर लो। और क्वेश्चंस वगैरह कल परसों से जो है डालने अपलोड करने शुरू कर देंगे एएलसी क्लासेस का ऐप, और उसको जो है आप लिंक से ज्वाइन कर लेना अगर सीधी दिक्कत आ रही है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।